नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। पीएम मोदी की बजट पर टिप्पणी दोपहर 1 बजे के आसपास आ सकती है और वित्त मंत्री की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसे वो संबोधित करेंगी। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी है। सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटा दी हैं, जिससे वित्त वर्ष में रिटेल ईंधन महंगाई कम रही है। जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% बढ़ी है, जो लगातार तीसरे साल है जब जीडीपी 7% से ज्यादा रही है। सर्वे में 2030 तक सालाना 78,50,000 नौकरियों की जरूरत की बात कही गई है। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना से 30 गीगावाट सौर योजना जुड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो मोदी 3.0 का आज पहला बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और लगातार 7 बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। आज 7वीं बार ये बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री और पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है निर्मला सीतारमण, जो कि 7वीं बार बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो हर वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें हैं, खास तौर पर महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को। ये ऐसे वर्ग हैं जो कि आस लगाए बैठे हैं बजट से। इसके साथ ही नौकरी पेशा वर्ग को ये आस है, ये उम्मीद है कि टैक्स में थोड़ी राहत हो सकता है इस बार के बजट प्रस्तुत करने पर मिल सकती है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे बजट प्रस्तुत करेंगी निर्मला सीतारमण। और इसको लेकर उससे पहले मंत्रालय पहुंची निर्मला सीतारमण और इसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति भी लेनी होती है प्रक्रिया के अनुसार और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही में इस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा और ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण ये बजट प्रस्तुत करेंगी। तो मोदी 3.0 का यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है और निर्मला सीतारमण 7वीं बार ये बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। शिवम शुक्ला है हमारे साथ, मध्य प्रदेश बीजेपी से पक्ष रखेंगे। संतोष परिहार हैं, एमपी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। ओमनाथ शर्मा है हमारे साथ, आर्थिक मामलों के जानकार हैं ओमनाथ शर्मा जी। इसी के साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं और भी हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो राष्ट्रपति से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये अहम तस्वीरें निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के पास पहुंची थी और उनसे अनुमति ली है बजट प्रस्तुत करने की आज, क्योंकि सदन पटल पर ये बजट रखा जाएगा। और उससे पहले प्रक्रिया के अनुसार, जैसा कि हम आपको जानकारी दे ही रहे थे, कि राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है और उसी को लेकर निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ आज राष्ट्रपति के भवन में पहुंची, उनसे अनुमति ली, मुंह मीठा कराया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका। और इसके बाद अब 11 बजे बजट प्रस्तुत करेंगी निर्मला सीतारमण। 7वीं बार निर्मला सीतारमण ये बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं और ये देखिए तस्वीरें अपनी पूरी टीम के साथ निर्मला सीतारमण यहां पहुंची हुई थी और वित्त मंत्री ने अनुमति ले ली है राष्ट्रपति से। तो सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर मंत्रालय पहुंची थी निर्मला सीतारमण, उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति ली है उन्होंने और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और ओमनाथ शर्मा जी, पहला सवाल मैं आपसे लूंगी। जब बजट प्रस्तुत होता है, जिक्र होता है सबसे ज्यादा जीडीपी का। जीडीपी मापने के कई पैमाने हैं, उससे यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि देश में कितना व्यय हो रहा है, कितनी आय हो रही है और तमाम बातें होती हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर भारत की जीडीपी बढ़ी है, उसे हम अन्य देशों से कंपेयर कर रहे हैं, तो यह भी देखना चाहिए कि भारत की आबादी भी ज्यादा है।
देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 2047 तक 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमें पहुंचना है। लेकिन पर कैपिटल जीडीपी अगर हम देखेंगे तो हम $2,500 पर बैठते हैं, जो काफी नीचे है। अगर हम रशिया की बात करें तो वो $12,000 पर कैपिटल जीडीपी है। यूरोप में $30,000 की है और यूएस की बात करें तो वहां पे $50,000 से $60,000 है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आता है $2,500 में जब इकोनॉमी का साइज होता है पर कैपिटल जीडीपी का, तो एक टर्न अराउंड आता है जो लेकर जाता है 12,000 तक। कहने का मतलब है जैसे ही किसी देश की इकोनॉमी में 2,500 पर कैपिटल जीडीपी होती है, उसका एक नेक्स्ट पड़ाव होता है $12,000 का। तो मैंने यही आपसे पहले भी कहा था कि ये जो बजट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। 2,500 से लेकर के $12,000 तक अगर हमें पर कैपिटल जीडीपी को लेकर के जाना है तो उन्हें आज कुछ ऐसा रोड मैप प्रस्तुत करना पड़ेगा जो ये दिखा सके कि हम कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि 2,500 में जब चाइना था तो उसका स्टॉपेज जो लगा था वो 12,000 पे लगा था। रशिया 2,500 पे था तो उसका स्टॉपेज जो लगा था 12,000 पे लगा था। 12,000 से फिर 30,000 की रेंज शुरू होती है। लेकिन आज निर्मला सीतारमण जी के पास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि वो एक रोड मैप दिखा सके 140 करोड़ जनता को कि किस प्रकार से 2,500 से वो 12,000 पर कैपिटल जीडीपी लेकर के जाएंगे इस देश के लिए। निश्चित रूप से मैं इसको लेकर सवाल करूंगी शिवम शुक्ला जी से। मैं लौटूंगी आपके पास। शिवम, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से लगातार ये गुणगान गाया जा रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, केंद्र सरकार की ओर से भी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, आप तो बेहतर समझते होंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, वो बहुत संतोषजनक नहीं है। देखिए प्रेरणा जी, हमने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए, लेकिन जो कुछ पुराने कांटे हमारे सामने थे उनको दूर करने में तय वक्त लगता है। प्रधानमंत्री जी इसीलिए बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि हम अपने कार्यकाल में जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक रोड मैप, एक रास्ता और एक विजन प्रदर्शित कर सकते हैं जो 2047 तक हमको उस मुकाम पर ले जाकर के स्थापित कर देगा। कोरोना जैसा हमारे सामने संकट नहीं आता तो 2019 तक ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाते हैं। अब 2030 तक हम 5 ट्रिलियन पहुंचेंगे। 23-24 तक प्रधानमंत्री जी का जो एक पूरा विजन है वह उस दिशा में आगे लेकर के जा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था में देखें तो पिछले 10 वर्षों में 18 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो इस प्रकार की सोशल इंसेंटिव स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से देश के जनमानस पर एक व्यापक और सीधा प्रभाव पड़ता हुआ हमको नजर आता है। दूसरा, इस दौरान हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 86 और 46% के आसपास बढ़ी थी, हमारी सरकार में 31 और 45% ही बढ़ी है। इसके साथ ही साथ 2 लाख करोड़ रुपए का जो इनके शासनकाल में पेट्रोल डीजल का कर्ज इस देश के ऊपर था उसको हमने कम करने का काम किया है। अभी अर्थशास्त्री रघुराम राजन जी के साथ जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के मध्य प्रदेश में आए थे तो उनका एक इंटरव्यू और बातचीत हुई थी जिसमें रघुराम राजन जी, जो कांग्रेस के हिसाब से बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे थे कि देश का अगर बहुत अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट रहा तो 4% के आसपास रहेगा। लेकिन लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर से भारत 8% के आसपास भारत की आबादी भी तो देख रहा है, दूसरे नंबर की सबसे आबादी वाला, बड़ी आबादी वाला देश है भारत। और मैं आ रही हूँ आपके पास शिवम शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी तो यही कहेगी ना। प्रेरणा जी छोटा सा एडिशन, छोटा सा एडिशन, आपने पहले भी बात की थी। तो हम ये जीडीपी के साइज की तो हम बात ही नहीं कर, हम जीडीपी के ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। ग्रोथ रेट कैसे डिसाइड होता है शिवम शुक्ला जी? विकसित देश जिसको हम बोलते हैं। आज बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी है बजट पे, मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए वो रिपोर्ट्स। आपके पास इंटरनेट भी होगा, वहां पर फोन भी होगा, आप पढ़ सकते हैं। ग्रोथ रेट कैसे डिसाइड होती है? जनसंख्या के अनुसार ही तो आय और व्यय को आप डिसाइड करेंगे ना। मैं लौटूंगी आपके पास। संतोष परिहार जी हमारे साथ कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। प्रेरणा जी ठीक है, मैं आ रही हूँ शिवम शुक्ला जी, आऊंगी मैं आपके पास, आपको भी वक्त दूंगी और वक्त दूंगी बोलने का। संतोष परिहार जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के समय पर क्या स्थिति थी ये भी बता दीजिए। देखिए प्रेरणा जी, पहले जो स्थिति थी वो आज स्थिति जो बिल्कुल उल्टी है। आज जो 10 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो लोगों को चिल्ला कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम जो राशन दे रहे हैं, 15-18 करोड़ लोगों को हमने जो है उससे ऊपर कर दिया है, गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। तो 140 करोड़ की आबादी में जो है इसमें जो लोग बचे हुए हैं उसके अंदर 10% आप टैक्स पेयर मान लो, और बचे हुए जो है आप कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। और जो लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ तो दिख ही रहा ना कि पहले पेट्रोल क्या
तेजी से हम बढ़ेंगे, ये सबकी हमारी आशा है। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में, क्योंकि कार्यवाही भी शुरू होनी है संसद की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही कहा है कि आशाओं का ये बजट है और सबकी आशा पूर्ण होगी। मैं लौटूंगी हमारे मेहमानों के पास। संतोष परिहार जी, माफी के साथ चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। संतोष परिहार जी, बात पूरी कीजिएगा अपनी। होता जा रहा है जी। जो अभी आज जो आपने बोला कांग्रेस की तुलना और भारतीय जनता पार्टी की तुलना, तो उससे की जाती है कि 10 साल के अंदर देश के उद्योगपति कितने, अडानी अंबानी कितने ज्यादा बढ़े, कितने ज्यादा लोग गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। बीच वाला आदमी तो पिस ही रहा है ना, बीच के आदमी पिस ही रहा है। जो बातें आप कर रही हैं पूरे सबके सामने दिख रहा है। इतनी बेतहासा महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में जीएसटी। आप कुछ चीजें तो जीएसटी की मार उससे हटाना चाहिए। कफन के पैसे तक तो जीएसटी में जोड़ा, दवाई में जीएसटी लग रही है, तो सब में तो सब तो दे रहे हैं, जीएसटी के पैसे दे रहे हैं। और इसका विकास क्या हो रहा है? विकास पागल हो रहा है, विकास दिन पे दिन ठीक है, होता जा रहा है कि मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी। सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हर चीज में जीएसटी जोड़ दिया गया है, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसका प्रभाव ज्यादा देश में पड़ नहीं रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रेरणा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इससे पहले मैं एक चर्चा यहाँ सामने आई थी, उसको थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, पर कैपिटा इनकम, जिसमें आपने अभी शिवम जी को कुछ बोला था, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? यानी देश की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसका एवरेज इनकम मानी जाती है। बिल्कुल। आप देखिए, जब 80 करोड़ लोगों को आप खाने के लिए दे रहे हैं, मतलब उनके पास खाने के लिए नहीं, तभी तो आप दे रहे हैं। तो जो है इनकम बड़ी किनकी? जो बड़े लोग हैं उनकी इनकम बड़ी, इसलिए जीडीपी बढ़ रही है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि देश में गरीबी दूर है। आप ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को जब हम भोजन दे रहे हैं, यानी कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी दम पर कमा कर खा सके। यानी कि जो खाई है गरीब अमीरी के बीच की, वो बड़ी है, भले देश की जीडीपी बड़ी। ये प्रैक्टिकल बात है। ये बिल्कुल स्पष्ट आपने सही कहा था प्रेरणा जी कि ये प्रैक्टिकल बात है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उससे निकाला जाता है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोगों की आमदनी बढ़ी, यानी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का फायदा देश के युवाओं को रोजगार के रूप में कितना मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उस पर विचार करने की बात है। जब तक हम लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, चाहे युवाओं को या मजदूरों को, वो एक ही तरीका है कि जितना फोकस इन्वेस्टमेंट पर होगा, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन पर होगा, जितना एमएसएमई पर होगा, जितना स्टार्टअप पर होगा, तभी हम देश की इकोनॉमी को सही मायनों में बढ़ा हुआ मान सकते हैं। हालांकि देखिए, ये भी तय है कि देश ने ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सारी चीजें लाई। आपने एक चीज कही कि जो जीएसटी है, जीएसटी के कारण क्या इंपैक्ट पड़े हैं। देखिए, जीएसटी के इंपैक्ट, हालांकि जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस हुई है तभी से कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी कंट्रोवर्सीज उठाती रहती है उनके अगेंस्ट। लेकिन क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, मैं कह रहा हूं, फिर एक बार कह चुका हूं, दोबारा भी कह रहा हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसके अंतर्गत क्यों नहीं ला रही सरकार? जब एक देश, एक विधान, एक कानून की सब जगह बात करते हैं, तो फिर जीएसटी में क्यों नहीं? कि जीएसटी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो इस सिस्टम में इन चीजों को क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या स्टेट का इतना बड़ा दबाव है? क्या स्टेट सेंटर से बड़े हैं? और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मामला केवल स्टेट का मैटर हो। इसलिए फोर्सिबली ये अमेंडमेंट जीएसटी में आना चाहिए, जिससे पूरे इंपैक्ट, आप देखना इंटरनेशनलाइजेशन पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, महंगाई घटने पर पड़ेगा, लोगों को रोजगार बढ़ने पर पड़ेगा। तो ये ऐसे स्टेप कहीं ना कहीं इस बजट में देश के लोग देख रहे हैं। अगर मिडिल क्लास का आप टैक्स स्लैब घटाएंगे, उससे भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल, मेरा यही सवाल था कि अगर मिडिल क्लास का टैक्स स्लैब भी घटेगा तो भी तो प्रभाव जीडीपी पर पड़ेगा ना। मैं आऊंगी आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, छत्तीसगढ़ में क्या मांगे हैं? आप तो विपक्ष में बैठे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे सरकार से।
बिल्कुल प्रेरणा जी, आपको याद होगा 2 साल पहले 2022 में रायपुर से राजनांदगांव होकर जो है हैदराबाद के लिए 4 लेन एक्सप्रेसवे की बात कही गई थी। विगत लोकसभा चुनाव में भी राजनांदगांव के सांसद बड़े बड़े दावे किए, 1 साल के भीतर पूर्ण कराने का वादा था। पिछले हफ्ते केंद्र की सरकार ने बिना कारण के दुर्भावनापूर्वक उस प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट और स्टील के अग्रणी उत्पादन के साथ साथ तमाम तरह की मिनरल्स हैं जिसका दोहन केंद्र की सरकार करती है, आयरन ओर है, कोयला है, बॉक्साइट है, टीन है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ये भेदभाव बंद करे। जिस तरह से 8 साल पहले रायपुर से होके बलौदाबाजार, सुरेंद्र वर्मा जी, मुझे लगता है आयरन ओर का जो संचालन है वो तो राज्य से होता है, आप ज्यादा क्लियर बता पाएंगे मुझे? ना देखिए, खनन जो है केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, जो चलिए, तो मैं इससे सवाल लूंगी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर बता देते हैं, जहां बजट पर कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग की माताजी नूतन नाग ने कहा कि उनके परिवार में कोई भी फालतू का खर्च नहीं किया जाता। खेती, किसानी और पेंशन से घर चलता है। उनकी अपेक्षा अपने बेटे से है, वो अपने इलाके के विकास कार्यों के लिए मांग करें ताकि कांकेर लोकसभा का विकास तेजी से हो सके। किसानी से कर लेते हैं, पेंशन भी मिल रहा है मेरे को, और फिर अपना ट्रैक्टर का भी थोड़ा बहुत आय है, उसी से कर लेते हैं अपना घर का बजट। सांसद जी तो ऐसे सांसद जी हैं कि वो जानते हो ना, उनको उतना वो नहीं है, ताम झाम वाले, सही खर्च करते हैं, फालतू खर्च चीला नहीं है वो। और वो तो अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए ही खर्च करेंगे। वहीं दुर्ग से लोकसभा सांसद विजय बघेल की पत्नी रजनी बघेल ने बजट को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा ही महिलाओं के लिए बेहतर किया है। पूरी उम्मीद है और आशा है कि पीएम मोदी बेहतर बजट लेकर आएंगे। बजट अच्छा होना चाहिए, सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट बनेगा, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। मोदी जी सब वर्गों को लेके चलते हैं और खासकर इस बार बजट मध्यम वर्गीय को ध्यान रखते हुए बजट आएगा, ऐसा हम लोग का मानना है। तो आज केंद्र का बजट प्रस्तुत होने वाला है, थोड़ी देर में उसको लेकर हम चर्चा भी करें, लेकिन इस बीच यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बजट से पहले कैबिनेट बैठक शुरू हुई है। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वित्त मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक जारी है। तो पीएम मोदी की पूरी कैबिनेट इस बैठक में शामिल हुई है। बजट से पहले ये कैबिनेट बैठक शुरू हुई है और कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं और इस बजट को पहले कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलेगी, उसके बाद इसे सदन पटल पर रखा जाएगा। तो ये भी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई थी, जिसके बाद अब कैबिनेट बैठक शुरू हुई है और इस कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं और ये बैठक जारी है और इस बैठक में मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद अब से थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी। और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बजट से पहले कैबिनेट बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में मंजूरी मिलेगी पूरे बजट को। इसी के साथ इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए, जहां पर पहुंची हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह मंत्रालय पहुंची थी निर्मला सीतारमण, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और बजट को प्रस्तुत किया जाएगा थोड़ी देर बाद। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कैबिनेट बैठक जारी है और इस बैठक में भी मंजूरी मिलनी है। 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोदी 3.0 का आज पहला बजट प्रस्तुत किया जाएगा। हलवा सेरेमनी से इसकी शुरुआत हुई है। पूरी टीम के साथ ये हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। इसे एक रिचुअल मान सकते हैं और इसी के साथ जो प्रक्रियाएं हैं आगे की वो शुरू होती हैं। फिर निर्मला सीतारमण का आज 7वां बजट प्रस्तुत होना है और इसको लेकर मंत्रालय पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट का फोटो सेशन भी हुआ और पूरी टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये फोटो सेशन कराया है। राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन भी निर्मला सीतारमण पहुंची हुई थी। मुंह मीठा कराकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी है और अब इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। पूरी कैबिनेट इसे मंजूरी देगी और ये भी प्रक्रिया ही है। पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको मंजूरी देते हैं, उसके बाद ही इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और इसी प्रक्रिया के अनुसार इसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण इस बजट भाषण को पढ़ेंगी। तो आज 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं और इससे पहले मंत्रालय पहुंची थी। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कौन कौन उम्मीद लगाए बैठा है इस बार बजट से। महिला वर्ग को इस बार उम्मीद है कि उनके लिए रियायतें होंगी और सबसे बड़ी चीज ये कि महिलाएं जब मांग करती हैं तो पूरे घर की मांग होती है। वो इसलिए क्योंकि घर का बजट संभालने वाली महिलाएं होती हैं। आय कर में छूट मिले, ये जो कर्मचारी हैं जो काम करने वाले क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम आती है खासतौर पर, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार आय कर में यानी कि इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। होम लोन के ब्याज पर छूट मिल सकती है, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। हालांकि इसके बाद क्या निकलकर सामने आता है देखना होगा, क्योंकि बजट से उम्मीदें लोगों की बहुत बड़ी हैं। ईवी पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं। ये अलग अलग वर्ग की हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इस बजट से इस बार काफी आस लगाई है और वो आस पूरी होगी या नहीं होगी। बजट में क्या निकलकर सामने आता है, किसको संतुष्टि मिलती है, कौन सा वर्ग ऐसा होता है जिसको लाभ पहुंचाया जाएगा और क्या हर वर्ग की जो उम्मीदें हैं उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, ये तमाम बातें स्पष्ट होंगी 11 बजे, क्योंकि 11 बजे ही ये बजट प्रस्तुत करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कैबिनेट की बैठक अभी जारी है। इस कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें, कौन कौन से वर्ग क्या क्या उम्मीद लगाकर वित्त मंत्री से बैठे हुए हैं। इसी के साथ आज मोदी 3.0 का पहला बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। 6 अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश होगा और हलवा सेरेमनी से इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं
और देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं, जो कि 7वीं बार बजट भाषण पढ़ेंगी। और इसके साथ चौथी तस्वीर की अगर हम बात करें, वित्त मंत्रालय पहुंची निर्मला सीतारमण और अपनी पूरी टीम के साथ, जो टीम पूरे इस बजट को बनाने में शामिल हुई थी, उस टीम के साथ उन्होंने फोटो सेशन कराया है। राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति के साथ भी फोटो सेशन की तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी।